जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें पर्यावरण अध्ययन सेक्शन एनसीईआरटी क्लास 1 से 5 तक का पूरा निचोड़ या एक तरह से कहें समरी लेकर के आए हैं वन लाइनर की फॉर्म में, और वो भी पिक्चर्स के माध्यम से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं अपने वीडियो को। ये प्योर हिंदी मीडियम्स के नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे यहाँ पर देखने के लिए। और पर्यावरण अध्ययन का हमने पूरा वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर आपके सामने लेकर के आया है। तो शुरू कर लेते हैं। चलिए, स्कूल जाना ये एक चैप्टर है। उसमें बताया गया है कि बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है असम की जगह पर, यानी कि असम में बांस से बना पुल यूज़ किया जाता है। ट्रॉली लद्दाख में यूज़ की जाती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। आइए चलिए एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग भी। ट्रॉली से लद्दाख स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है और यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों कसकर बंधी होती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला, ट्रॉली का मतलब ये लकड़ी से बना हुआ झूला, पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। फ्रेंड्स, अभी जो क्वेश्चन का नेचर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। आपको असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, जैसे ये आपको ये पैराग्राफ दे देगा और कहेगा कि बताइए मैं किस जगह से हूँ, मैं स्कूल पहुँचने के लिए रोज़ नदी पार करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा पैराग्राफ दे देगा और फिर पूछेगा बताइए ये किस जगह पर ऐसा होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये लद्दाख, ट्रॉली से लद्दाख। आगे चल लेते हैं हम लोग। इसके बाद वल्लम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वल्लम। वल्लम क्या है? तो वल्लम केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम क्या है? एक नाव है, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बांस से बना पुल, ये असम में मिलता है। यहाँ पर क्या खासियत है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हुए हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने पुल को पार कर जाते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? असम में। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में आपको एक ये पैराग्राफ दे देगा और पूछेगा बताइए ये किस जगह के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए आगे चलते हैं। सीमेंट पुल। अब देखेंगे भाई सीमेंट पुल क्या है। सीमेंट पुल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सामान्यतः ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जो समतल होते हैं या पानी के ऊपर होते हैं। बल्लम हमने पढ़ ही लिया, लकड़ी की छोटी नाव जो कि केरल में यूज़ की जाती है। ऊँट गाड़ी राजस्थान में यूज़ की जाती है। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में और गाँव में यूज़ की जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीमेंट का पुल, ऊँट गाड़ी और बैलगाड़ी, मैदानी इलाकों को गाँव। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है आपको मिल जाएगा अनुच्छेद, और उससे फिर पूछेगा कि ये बताइए ऐसा कहाँ पर होता है। तो आप लोग पिक्चर्स भी देख ही सकते हैं यहाँ पर। चलते हैं आगे। जैसे कि अभी इस वाले में पॉइंट में हम लोग देखेंगे ऊँट गाड़ी राजस्थान। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है, दिन में तो रेत खूब तकती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो ये जो अनुच्छेद है ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और ऑप्शन दे दिए जाएंगे राजस्थान, हिमाचल, कहाँ पर पहाड़ी इलाके, और उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये पैराग्राफ कहाँ से रिलेटेड है? राजस्थान से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते ऐसे कहाँ पर मिलते हैं? तो ये ऐसे जो हैं उत्तराखंड में मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, लेकिन हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। ठीक है, ये अब अगला चैप्टर शुरू हो जाता है यहाँ से। माफ़ कीजिएगा, इसमें चैप्टर्स के नाम मिस कर गए हैं। तो चलिए अब अगले एक सारे के सारे की पॉइंट्स को एक एक हम करके वन लाइनर्स की फॉर्म में देख लेते हैं। ज़्यादातर पक्षियों को आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, यानी कि जिन पक्षियों की आँखें दोनों साइड होती हैं वो एक ही टाइम में अलग अलग चीज़ें देख लेते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, तो इसलिए वे अपनी पूरी की पूरी गर्दन ही घुमाकर आसपास देखते हैं। जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा भी बढ़ता है।
उनका देखने का दायरा भी बढ़ता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे। चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ इन पक्षियों को, किसको, चाल, बाज और गिद्ध, इन पक्षियों को 8 मीटर की दूरी से देख पाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बाज का चित्र है, ये चील और ये गिद्ध का चित्र है। यहाँ पर आप तीनों ये अलग अलग होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि तीनों एक है, तीनों एक नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं। उसके सिर के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद यानी कि कान होते हैं और इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर, उनकी बालों के कारण होते हैं, और किसी भी जानवर के शरीर को पर बालों के बिना कोई भी पैटर्न नहीं बनता है। यहाँ पर साथ साथ आप लोग पिक्चर्स भी देख पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कान वाले जानवर शरीर पर, कान वाले जानवर और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। शरीर के बाहर बिना कान वाले, यानी कि जिनके पास छेद होता है कानों के जगह पे, वैसे जानवर अंडे देते हैं। सबसे बड़ी, अब ये अगला चैप्टर शुरू हो गया यहाँ से। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है या मुखिया होती है। झुंड में कोई भी नर हाथी नहीं होता है, क्योंकि वे 14 या 15 साल की उम्र होते होते वे झुंड को छोड़ देते हैं। एक जो वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलो तक पत्ते, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो अब क्वेश्चन का नेचर क्या हो गया है कि वो आपको ये 3 स्टेटमेंट दे देगा और इसमें से पूछेगा कि बताइए ए बी सही है, ए बी सी तीनों सही है, या बी सी सही है। इस तरीके से क्वेश्चन को अब कथन और कारण में चेंज कर दिया है इन्होंने। तो चलिए आगे चलते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। उनके बड़े बड़े जो कान होते हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते रहते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और सिर्फ बच्चे ही होते हैं। अभी हमने पढ़ा झुंड में कोई भी नर हाथी नहीं होता है, इसमें सिर्फ मादा हाथी और बच्चे होंगे। अब ये अगला चैप्टर शुरू हो गया यहाँ से। खेजड़ी गांव। खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। ये लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों ने इसे बसाया था। यह थोड़ा सा बचाया लिख गया, गलती हो गई है। खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते थे। खेजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना भी बड़ा हो सकता है और यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे होंगे खेजड़ी का पेड़, और जिसे हम लोग अपनी आम भाषा में, आपने शमी का नाम सुना होगा, शमी के पेड़ का, वो उसी को हम लोग खेजड़ी कहते हैं। चलते हैं आगे। अब यहाँ से ये अगला चैप्टर शुरू हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक बोचहा गांव है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। अगला पॉइंट, ये सारे के सारे हम लोग आपके सामने वन लाइनर फॉर्म में लेकर के आए ताकि ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर्स को। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं और श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई भी विशेष भूमिका नहीं होती। यहाँ से हमने ये पॉइंट देखा, हमने ये आपकी मधुमक्खी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये अगला चैप्टर हो गया शुरू। ट्रेन कच्छ, यानी कि जो कि गुजरात में है। तो यहाँ से इस तरीके से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको की पॉइंट्स उसके ध्यान रखने होंगे। गुजरात ट्रेन जो है वो कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना कौन कौन सा होता है वो देखिए। ढोकला, चटनी, नींबू चावल और मिठाई के साथ, ये गुजरात का खाना है। मडगांव जो कि गोवा में है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें आती हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर स्थित एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन किस किस जगह को पार करती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। यहाँ पर आप लोग मैप देख पा रहे होंगे, गांधीधाम से केरल तक, कोझिकोड दक्षिण भारत।
अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं और किस किस राज्यों में बोली जाती हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे। जहाँ पर बोली जाती है मलयालम, जो कि केरल में बोली जाती है। कोंकणी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है। मराठी, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली तक बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में भी बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी और महाराष्ट्र में भी बोली जाती है। तो ये बोलियां भी आपको क्वेश्चन ऐसे मिलान मैच करने के लिए दे देगा एग्ज़ाम में, और आपको मैच करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक तरह की नाव है। अब यहाँ पर ट्रेन की जो टिकट होती है उससे आप कौन कौन से विवरण पा सकते हैं। हम लोग ट्रेन नंबर पता कर सकते हैं, यात्रा किस दिन शुरुआत की तारीख पता कर सकते हैं, बर्थ और कोच संख्या पता चलता है, किराया पता चलता है, दूरी पता चलती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका एक टिकट, यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे ये टिकट है। चलिए एक छोटा सा पैराग्राफ ये भी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में है। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर यानी कि भार उत्तोलक हैं। ये आंध्र प्रदेश की हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से आती हैं, तो आंध्र प्रदेश से। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थीं तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के 29 भारत के बाहर होगा ये भारत के बाहर 29 मेडल जीते। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ था। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है पीएनआर से संबंधित। ये आपकी टिकट है। इस टिकट से क्वेश्चन जैसे बना सकता है कि पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होगी। तो पीएनआर की फुल फॉर्म यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और इन चारों में से ही आपको कोई सेलेक्ट करना होगा। तो पीएनआर की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजर्व रेल टिकट। अभी हमने पढ़ा कि रेल टिकट जो होता है उस पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती हैं। तो एक 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसी तरीके से अब आपका जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका नेचर इसी क्वेश्चन की तरह हो गया है। देख पा रहे होंगे ये 4 ऑप्शन दे दिए, फिर इसमें से पूछा ए बी सही है, ABCD सही है, ACD ओनली सही है। तो इसी तरीके से अब आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये उसका हिंदी वर्जन है। देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि बुकिंग की तारीख नहीं मिलती है। ठीक है। कोच नंबर बिल्कुल सही है। यात्रियों का नाम और आयु लिंग, हाँ अब ये जो ऑनलाइन टिकट होती हैं उन पे ये तीनों चीज़ें होती हैं। यात्रियों के नाम होगा, आयु और लिंग उसका मेंशन होता है। डी नाम होगा, बोर्डिंग स्टेशन होगा, अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर होगा। और ई गंतव्य पर पहुंचने की स्थिति, तिथि और समय। तो इसमें से बुकिंग की तारीख ये होता है, लेकिन समय यात्रा शुरू होने की तारीख और किस दिन यात्रा शुरू होगी उसका तारीख और समय होता है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे ये पीएनआर है। पीएनआर टिकट बोलते हैं। पीएनआर नंबर आपका यहाँ पे ये शो कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। गेंदा, जीनिया आदि के फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से ये भी पॉइंट्स हमें पता चल गया। अगले चैप्टर या अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। मधुबनी पेंटिंग के बारे में अब हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट, चित्र में डिज़ाइन को मधुबनी कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग इसका चित्र देख पा रहे होंगे। ये जो चित्र है इसे ही हम लोग मधुबनी कहते हैं। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। यह बिहार का एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है और उसी के नाम पर इस पेंटिंग का भी नाम मधुबनी पड़ा। और ये मधुबनी पेंटिंग चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंगों का उपयोग किया जाता है। इस चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवरों को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर आप लोग मधुबनी पेंटिंग देख पा रहे होंगे, उससे संबंधित ये पैराग्राफ है। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। सेम वही पॉइंट्स को हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है। यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। ये चित्रकला बहुत पुरानी है ना। तो यही सारा पॉइंट्स है। तो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। बेलवनिका गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते हैं और उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं।
एक भारतीय रोबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भारतीय रोबिन का पिक्चर है, ये इंडियन रोबिन। इसीलिए मैंने पिक्चर भी साथ साथ लगा रखी है कि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। इसी को कहते हैं इंडियन रोबिन। आगे चलते हैं। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नल मद्दा जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ये इसी तरीके से की पॉइंट्स पूछेंगे। नल मद्दा किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। हिलगुंडी कर्नाटक में है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता है। तो भीमा संघ से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद की जो लटकती हुई शाखाएं की तरह दिख रही है, वो वास्तव में उस पेड़ की जड़ें हैं। ये बरगद का पेड़ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो शाखाएं दिख रही हैं हमको लटकती हुई, ये इसकी जड़ें हैं। इसकी शाखाएं न होकर ये क्या हैं, जड़ें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डेजर्ट ओक जो कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डेजर्ट ओक। यहाँ पर आप लोग जिस पिक्चर को देख पा रहे होंगे, ये डेजर्ट ओक है, यही ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे चलते हैं। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। माघ बिहू जो है ये 14-15 जनवरी को या फिर असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे महीने में पहले और दूसरे सप्ताह होगा यहाँ पर में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस से भेलाघर बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बिहू नृत्य है। मुक्तापुर गांव जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली ज़िले में है। पोचमपल्ली ज़िले का पारंपरिक व्यवसाय क्या है, तो कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन। क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करेगा, एक लाइन दे देगा कि पोचमपल्ली ज़िले के पारंपरिक व्यवसाय इनमें से कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन दे दिया, पूछेगा 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 2 3 ऑप्शन और बढ़ा देगा इसमें। तो मेन जो हमें याद रखना है, कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन, ये 3 ही व्यवसाय हैं। आगे चलते हैं। ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहाँ इन्हें बनाया जाता है, जैसे कि कुल्लू के शॉल, मधुबनी की पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई। आगे चलते हैं। अबू धाबी जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम है। चितप्पन, चितप्पन मलयालम में पिता के जो छोटे भाई जिसे हम चाचा कहते हैं, चाचा को मलयालम में चितप्पन कहा जाता है। कुंजम्मा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा कहा जाता है। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ कौन सा है, खजूर। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं जैसे तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। गरम मसाले में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, इन सभी चीज़ों से बनता है गरम मसाला। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, ये अगले चैप्टर से ही होगा। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के थनाडी से हैं। परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है, 36। प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। यहाँ पर आप लोग प्रिज्म देख पा रहे होंगे, इसी को बोलते हैं प्रिज्म। ये एक तरह से जब प्रकाश डालते हैं तो यहाँ से ये 7 तरह के कलर्स दिखाता है। आगे देख लेते हैं। तिब्बती जिसे भोटी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली एक भाषा है। भोटी भाषा में माँ को आमा ले कहा जाता है, आमा ले। भोटी भाषा में पिता को आबा ले कहा जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। अगला पॉइंट, चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघ करके पीछे की आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। मच्छर, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खास करके पैर के जो तलवे हैं
और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी अपनी जगह बटी होती है, तभी हम लोग देखा होगा हमने कभी कि जब एक किसी एरिया में दूसरा कोई कुत्ता आ जाता है तो बहुत उसे भौंकने लग जाता है। तो कुत्तों की अपनी अपनी जगह भी बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। आगे चलते हैं। और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सिर्फ सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। जमीन पर हुए कंपन को वह महसूस कर पाता है। आगे, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, उनको देख करके एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों के पास संदेश को भेजता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आ रहा है दुश्मन तो उसके लिए दूसरे तरह की आवाज़। यहाँ पर आप ये लंगूर की फ़ोटो देख सकते हैं, ये आपका चीता। अगला पॉइंट, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं और वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है। अगला पॉइंट, ये एक पॉइंट पढ़ लेते हैं जल्दी से। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। अगला पॉइंट, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी अपनी पूरी की पूरी भाषा भी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। स्लॉथ। स्लॉथ क्या होते हैं? ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू नहीं होते। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, ये स्लॉथ है। देख रहे हैं भालू के जैसा, लेकिन इसे भालू नहीं है, ये भालू जैसे दिखते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। अब ये देखो 3 यहीं से पॉइंट दे देगा, यहाँ पर 17 की जगह 15 कर देगा, तो वहीं पे आप ऑप्शन पे गलती कर देते हैं। ये क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर बड़े होते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़, अब यहाँ पर भी ये 5 पेड़ 7 पेड़ कर सकता है और फिर क्वेश्चन में वहीं पे आप गलती कर देंगे, तो इसीलिए ध्यान से ही पढ़ना है। 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटकते हैं और मुश्किल से पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से उतरते हैं। तो ये स्लॉथ के बारे में हमने जाना। यहाँ पर आप लोग पिक्चर भी देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब आते हैं बाघ पर। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की मूंछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं और ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ जब किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है और ये जब बाघ दूसरे एरिया में जाता है तो पता चल जाता है कि मेरे एरिया में कोई दूसरा बाघ आता है, जैसे कि कुत्तों के केस में होता है। आगे चलते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में जैसे कराहता है, गुर्राने में अलग आवाज़ निकालता है, अगर बाघिन को बुलाना हो तब अलग आवाज़ निकालता है। तो ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, नेशनल एनिमल टाइगर। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों से हिलने हुई आवाज़ के अंतर को भी पता लगा लेता है, भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, इसके बावजूद आज वो खतरे में है। बाघ। आगे चलते हैं। हाथी। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर और मगरमच्छ और सांपों को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है।
हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे गैंडा और ये हिरण, कस्तूरी हिरण। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये जितने भी नेशनल पार्क्स हैं इन्हीं को सुरक्षा देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अभयारण्य सुने होंगे आपने, नेशनल पार्क सुने होंगे। आगे चलते हैं, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना जो कि नेशनल पार्क है, वहाँ पर है राजस्थान के भरतपुर ज़िले में। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है, वहाँ पर कोई जानवरों का शिकार नहीं कर सकता। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। आगे चलते हैं, सपेरे लोगों को हम कालबेलिया कहते हैं। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कालबेलिया नाच की एक मुद्रा है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। 4 कौन कौन से हैं? नाग, करैत, दुबोया और अफाई। यही 4 सिर्फ जहरीले होते हैं। यहाँ पर आप लोग पिक्चर भी देख पा रहे होंगे। इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्या तुम जानते हो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। ये हैं नाग, करैत, दुबोया और अफाई। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप पिक्चर में भी, अफाई, करैत, दुबोया और ये नाग। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई जो कि सीरम दी जाए, और ये सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में भी मिलता है। अब हम लोग अपने पॉइंट्स को देख लेते हैं। सेम वही पॉइंट्स हमने भी यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट करके। जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है, और ये दवाई सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। ये पॉइंट हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सेंटीग्रेड को सी से शो करते हैं। हमारे पेट का पाचक रस यानी कि एसिड अम्ल की तरह होता है। काला हांडी जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। कहाँ? काला हांडी के उड़ीसा में। फिर भी यहाँ लोग भूखमरी का शिकार होते हैं। अगला पॉइंट, आत्रेयपुरम गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिए सारे पॉइंट्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय दिए गए हैं। उसे जान लेते हैं जल्दी से। चीज़ें कौन कौन सी चीज़ है जी? दूध, पके हुए चावल, हरा धनिया, प्याज। दूध को कैसे बचा कर रख सकते हैं? उसको उबाल करके बचा के रख सकते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, तो उसे हम 1-2 दिन तक सेव रख सकते हैं। हरे धनिए को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं और नमी से बचा करके रखते हैं। अचार अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार हमारा सड़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप लोग शिकारी पौधों को। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। शिकारी पौधे, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये क्वेश्चन सेम प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इनमें से कौन से राज्य में निपेंथिस पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। यस, भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे।
घड़े से एक खास तरीके की खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो आगे अब चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है, ये हमने पढ़ ही लिया। कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। उस घड़े से एक खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और ये ढक्कन बंद कर लेता है, जिस और फिर जो कीड़े होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। तो इसलिए इसे शिकारी पौधा कहा जाता है। आगे चलते हैं। पीचर प्लांट या फिर निपेंथिस, दोनों उसी का नाम है। ठीक है, उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये भारत में, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, भारत में नहीं पाया जाता। मेंढक कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता और खाता है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की आवाज़ निकालता है, या मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर है बी। ये क्या करता है? सिर्फ बी ही ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि ये मेंढक कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता है और फिर उन्हें खा जाता है। ये सिर्फ बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मैस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि 2 बीज जो है एक दूसरे पर चिपके हुए हैं। सॉरी, उन्होंने पाया कि उन दोनों पर, कुत्ते और जॉर्ज मैस्टल पर, कुछ बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वो हैरान रह गए और झट से माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगे। बीजों में बीजों में छोटे छोटे हुक बने हुए थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मैस्टल को एक आइडिया आया। और क्या आइडिया आया? वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ आती है। आप लोगों ने देखा होगा, बस्तों में, कपड़ों में, जूते, पट्टे, इन सभी में इसका इस्तेमाल देखा होगा। और है ना ये मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। चलिए आगे अगली स्लाइड में चलते हैं, अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते, लेकिन ये जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक कर दूर तक चले जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और चिटक कर फिर ये बिखरने लग जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मिर्ची। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ये आपका जीके का भी क्वेश्चन बन गया यहाँ से, कि मिर्ची किस देश से आई थी? तो दक्षिण अमेरिका से आई थी। कौन लेकर के आया था? पुर्तगाल देश के व्यापारी लेकर के आए थे। अब ये पूरे भारत में उगाई जाती है। हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई है। गोभी, मटर यूरोप से आए हैं। चाय असम से आई है। सोयाबीन चीन से आई है। बीन्स अमेरिका से आई हैं। और बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बैर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब के सब भारत में ही उगाया जाता है। तो इसे 1 नंबर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सी सब्जी किस देश से आई है। आगे चलते हैं, बूंद बूंद दरिया दरिया चैप्टर का नाम है। इस अध्याय में 650 साल पुराना एक गढ़सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। गढ़सीसर में जो सर है, इस सर का मतलब होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के स्कूल के बच्चे पढ़ने आते थे। तालाब इस तरीके से बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता तो बाकी बचा हुआ पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता, और इस तरीके से 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे गढ़सीसर तालाब की फ़ोटो। आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। अल बिरूनी, जो कि भारत की यात्रा पर आया था। अल बिरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। ये भी एक आपका जीके का क्वेश्चन बन गया यहाँ से। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। पानी के स्रोत जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा, ये सब चीज़ें पानी के स्रोत हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कुएं सूखने की वजह क्या है। पहली वजह है कि कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था वो अब नहीं रहे।
पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, तो इस वजह से भी कुएं सूख गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, दड़की माई। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती है। अगला पॉइंट, तरुण भारत संघ। इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है तरुण भारत संघ किस संस्था से जुड़ा हुआ है या फिर किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो तालाब बनाने से जुड़ा हुआ है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यह इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकल जाएगी। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हुए हों। मृत सागर में हम लोग डूबते नहीं हैं। ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है गांधी जी के बारे में, इसे भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। दांडी यात्रा के बारे में है। यह घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले की। बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। अब भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे होगा। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से बहुत सारे लोग नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक, कहाँ से, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है और जब तेज़ धूप होती है तो पानी सूख जाता है और नीचे नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ था। चलते हैं अगली स्लाइड पर। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें, मलेरिया मादा मच्छर, सॉरी ये 2 पॉइंट हो गए हैं, इसमें जुड़ गए हैं। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये जो मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है। मलेरिया जो है वो मादा मच्छर जिसका नाम है एनाफ्लीज, उससे फैलता है। और जब आप लोगों ने देखा होगा टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, तो इसी तरीके से होता है। आगे, डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियाँ साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डॉक्टर मरियम को स्लाइड से देखते हुए, स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखते हुए। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है वही सेम पॉइंट। मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाइयाँ भी बनाते हैं। इसी पॉइंट को हमने यहाँ एक्सट्रैक्ट कर दिया है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे अब छाल से दवाइयाँ भी बनाते हैं। अगला पॉइंट, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां, इनमें सबसे ज़्यादा आयरन यानी कि लोहा होता है। मक्खियां पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती हैं। इस स्लाइड में अब अगली स्लाइड देखते हैं। शैवाल। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो काई बैठ जाती है ना बरसात के मौसम में, उसी को हम लोग शैवाल कहते हैं। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि एक खराब हवा की बीमारी है। यहाँ देख सकते हैं मच्छर को। अगले पॉइंट में देखते हैं, ये एक छोटा सा पैराग्राफ, इसे भी हम लोग रीड कर लेते हैं जल्दी से। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 की बात है दिल्ली की। नगर निगम के बहुत सारे स्कूलों में हज़ारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिक बच्चों को आयरन यानी कि लोहे वाली दवाई दी जा रही है। लोहे नहीं, आयरन एक खनिज है, मिनरल्स है, उसको दी जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। लार्वा
पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में मरते हुए भी वह कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। इस स्लाइड में इतना ही। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हिंद चलिए चलते हैं हम लोग इस स्लाइड की तरफ। ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ग्रुप लीडर के गुण किसके संदर्भ में है? तो पर्वतारोहण के संदर्भ में है। इसके गुण क्या होने चाहिए कि भाई बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना और ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। अगली स्लाइड पर चलते हैं। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए ज़रूरी होता है। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे कि स्लिग, पिटॉन, हंटर शूज़, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक की शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, ताबुन, विंड चिटर, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान रखना जरूरी होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। टेकला गांव जो कि 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री पाल उन्होंने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट और उसका नेपाली नाम है सागरमाथा, इस पर कदम रखा। कितने मीटर ऊंची है? 8900 मीटर। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की पांचवी और भारत की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए अगले पॉइंट में चल लेते हैं। गोलकुंडा जो कि दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर के पश्चिम में स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के देखिए कितने कड़े इंतजाम थे। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आ रहे हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मल्लापुरम जो कि केरल राज्य में है। मल्लापुरम अभी जो फिल्म आई है द केरला स्टोरी, उसमें भी इस ज़िले के बारे में बताया गया है। मल्लापुरम जो कि केरल राज्य में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में हैं। सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। यहाँ पर आप लोग सुनीता विलियम्स के बारे में देख पा रहे होंगे। चलिए जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं इसमें है क्या। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट है पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहता है। पता है हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते, है ना मज़ेदार। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बाल हमेशा ही खड़े रहते। चलना पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग तरीके से करना, ये सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता था। कागज़ को भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखना पड़ता था। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी था। तो ये सुनीता विलियम्स की कहानी, कुछ मज़ेदार किस्से उन्होंने शेयर किए हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तारे टिमटिमाते हैं। टूटता तारा एक उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है।
सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज़ पर ही दिखती हैं। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें बहुत ऊबड़ खाबड़ और कठिन हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ़ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ़ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट ज़मीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधा और पेड़ वहाँ पर नहीं उगते। लद्दाख में जुले जुले का अर्थ होता है स्वागत है। लद्दाख में बने घरों की खासियत। अब लद्दाख में बने घरों की कौन कौन सी खासियत है उसे हम लोग जल्दी से पॉइंट्स में देख लेते हैं। ये 2 मंजिले वाली घरों की इमारत होती है। यहाँ पर पिक्चर में भी आप लोग देख पा रहे होंगे। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं इस तरीके से। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई गई होती है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। घर अंदर से एक शेड की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुँचे। जो भूतल था वो जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए था। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। कभी कभी बहुत अधिक ठंडे होने पर लोग नीचे यानी कि भूतल पर चले जाते थे, ग्राउंड फ्लोर पर चले जाते थे। यहाँ भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तनों का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श, लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। लद्दाख में संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं और कई जगहों पर सड़कें है ही नहीं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। चांगथांग, जो कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, वो एक चट्टानी मैदान है। वहाँ पर एक चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है, सिर दर्द और कमज़ोरी महसूस होती है। और वो होती क्यों है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं होता और ना ही वहाँ पर कोई मैकेनिक मिलता है। चांगपा चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है। चांगपा जनजाति में केवल 5000 लोग ही रहते हैं। चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। उन्हें भेड़ों से वो सब मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, जैसे दूध, मांस और टेंट के लिए खाल, कोट और स्वेटर के लिए ऊन। ये सब चीज़ें उनकी बकरियों और भेड़ों से मिल जाता है। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वो परिवार अत्यधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पिक्चर में भेड़ और बकरियों के चित्र। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए, पश्मीना शॉल है, यहाँ पर ऊन लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। पश्मीना शॉल बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल और अधिक मुलायम हो सकें। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थानों पर रहते हैं और यही उनका जीवन और उनकी आजीविका है। चांगपा अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। ये एक छोटा सा पैराग्राफ। दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल
मेनली ये शॉल की बात की जा रही है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम होते हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, हम लोग भी रीड कर लेते हैं इसे। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं होती। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं और इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास तरह के बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुने तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। कितने घंटे? 250 घंटे। इतनी मेहनत, सोचो अगर डिज़ाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। तो कुछ मेन पॉइंट्स मिले हमें यहाँ से। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर होती है, बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। और ये जो बकरियाँ होती हैं ख़ास तरह की, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट, सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रैबो कहते हैं। याक के बालों को पट्टियाँ बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है, और ये बहुत ही मजबूत और गर्म होते हैं। यहाँ जो हवा की रफ्तार होती है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हों। रैबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपा इसे लेखा कहते हैं, और लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर भी दिखाई देंगे। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी पर और कुछ पत्थर में सुंदर डिज़ाइन के साथ, कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है, मिलेंगे। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष तरह का चिन्ह लगाता है, निशान लगाता है। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों की गिनती हैं और लेखों से बाहर निकालती हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट, कारगिल। लद्दाख से अगर हम श्रीनगर जाएं तो उस रास्ते में पड़ता है कारगिल। यहाँ पर एक शिक्षकों के लिए संकेत दिया गया है, इसे भी हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। शिक्षक संकेत। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ये सारे पॉइंट को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है पहले। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन क्या है, इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है बच्चों से। बच्चों को बस कुछ अंदाज़ा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है, और पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे, और उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोज़ी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब श्रीनगर के घरों को एक नज़र में देख लेते हैं हम लोग। श्रीनगर के घर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट जो कि 80 फुट तक लंबी होती है और बीच से इनकी चौड़ाई लगभग 8 से 9 फुट तक होती है। ये हाउस बोट। अगला है हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर अंदर की जो छत होती है उन पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिज़ाइन जिसे कहा जाता है ख़त्म बंद है, जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। ख़त्म बंद जिग्सा पजल। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि ये जालीदार खिड़कियाँ हैं और ये बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, जिन्हें डब कहते हैं, और इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। बोट की तरह बनी लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। वहाँ पर जो लकड़ी का एक घर टाइप का होता है छोटा, उसी को डोंगा बोला जाता है। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इस डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। अगला, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इन घरों की छत ढलवा होती हैं ताकि जो बर्फ़ या पानी वगैरह है इस पर ना रुके। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं। ये देख सकते हैं पिक्चर में आप लोग, इसे मेहराब कहते हैं। 26 जनवरी 2001
गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक बहुत भयंकर भूकंप आता है। अब उसी से रिलेटेड है कि भूकंप आने पर हमें क्या क्या काम करने चाहिए। पहला, घर से निकलकर किसी खुले मैदान में चले जाना चाहिए। दूसरा, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ जैसे कि टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ लें ताकि वो फिसले नहीं, और कपकपी बंद होने तक की प्रतीक्षा करें। ये एक छोटा सा पैराग्राफ और। अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001। जो भूकंप आया उससे रिलेटेड एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों की मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई हैं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं, और कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबों के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरार न पड़ी हो। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर लोग डरे हुए हैं, भगदड़ मचाए हुए हैं। सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है और राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता का आश्वासन मिल रहा है। हॉट ब्लो कोल्ड, ये कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म भी हो सकती है। स्टेथोस्कोप, इसका उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं, और यही नमी शीशे को धुंधला करती है। स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चे कुछ तरीकों जैसे मशीनों या अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकें, ताकि लोगों को वह काम ना करना पड़े जो वह पसंद नहीं करते। इससे संबंधित एक आगे कहानी भी हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी से। गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र थे नारायण। गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे। शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान को तैयार किया गया। यहाँ से ये पॉइंट्स हमने सीखा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्टॉलिन। स्टॉलिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इंडिया अनटच्ड के एक इंटरव्यू से ही एक छोटी सी उसका पैराग्राफ यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। यह आपके एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। नारायण यानी कि बावला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थीं जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आम तौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का ये काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे, तो कुछ इस काम से डरकर आश्रम ही छोड़कर भाग जाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर, महाराष्ट्र का कौन सा शहर, वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। ये गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसे महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। ये देख करके बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो ये समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है।
ये बात ठीक नहीं। उसने गांधी जी से ये पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो अस्पृश्यता से संबंधित ये कहानी है और ये जो पाठ है ये भी अस्पृश्यता से संबंधित है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह ये नहीं समझ पा रहे कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा होगा? उन्हें तो आदत हो गई है उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों? इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वो फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। ये नारायण भाई देसाई जो संत चरण रज सेविता सहज नामक किताब से उसके कुछ अंश हमने पढ़ा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अफसाना एक लड़की का नाम है जो कि एक खुद बुलंद और मजबूत दीवार है मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। इसमें आप देख सकते हैं अफसाना को। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है। चलिए इस पैराग्राफ को भी रीड कर लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। चमकते सितारे इंडियन एक्सप्रेस 2007 की एक खबर है। सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती हैं, लिंग भेद की दीवार भी उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। यहाँ से है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। अफसाना मंसूरी आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। तो अफसाना मंसूरी एक लड़की का नाम है जो कि 13 वर्ष की है, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। दीवार किस चीज़ की? जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच की है, समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार। तो वेमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है यहाँ पर। अगले पॉइंट में देख लेते हैं। शोलापुर जो कि मुंबई में है। शिक्षक को बच्चों में ये समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों की उनकी जाति, आर्थिक स्थिति के बजाय उनकी खेलने की क्षमता से आंका जाता है। बच्चू खान खेल का मैदान है जो कि मुंबई में है, एक कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर पड़ा है। फान ली दीवार ये एक पाठ का नाम है जिसकी हमने अभी चर्चा की। इसमें समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार को फांदने के बारे में बताया गया है। एक बीज किसान की कहानी कहता है, चैप्टर 19 है, देख सकते हैं आप लोग। किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। वनगांव गुजरात में है। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में भरा जाता था। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती हैं। उड़ियाँ एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रख करके बनाया जाता है और ऊंधिया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। ऊंधिया को या उड़ियाँ बाजरे की रोटियों और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे पिक्चर में, क्रोटन का पौधा है। क्रोटन ये आपके आसपास भी मिल जाएगा। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती हैं। जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम करते हैं। कुद्दुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं। कुड्डुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। और वन अधिकार अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से आपका। वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। जिस भूमि पर हम 1 टिन बीज बोते हैं उसे 1 टिन भूमि कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि
जो कि एक चमकता सितारा है, गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्हें स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। ये आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे सूर्यमणि जी को। शिक्षक संकेत क्या है कि कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछें। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का कैसा ताना बाना है। उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसी निर्भरता होती है। जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली हर चीज़ पर हक है। उन्हें वहाँ से हटाया ना जाए। जंगल बचाने के काम भी उनकी ग्राम सभा करे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। झूम की खेती, झूम फार्मिंग। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जाता। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को भी नहीं निकाला जाता। इन्हें काटकर जला दिया जाता है और राख वाली जो भूमि होती है वो उपजाऊ बन जाती है। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है, जोता नहीं जाता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं झूम फार्मिंग, झूम की खेती। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। ये मिज़ोरम में किया जा रहा है। मिज़ोरम की मुख्य फसल चावल है और जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं और बांस पकड़कर चेराव नृत्य, यहाँ से पॉइंट बनेगा आपका एग्ज़ाम में, चेराव नृत्य करते हैं। तो चेराव नृत्य कहाँ पर किया जाता है? मिज़ोरम में किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पिक्चर में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ें या कौशल हमें अपने पर्यावरण से भी सीखने के लिए मिलती हैं। पोलियो वायरस के कारण होता है और यह विरासत में नहीं मिलता। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं। ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 7 साल तक उन्होंने, ग्रेगर मेंडल की बात की जा रही है, मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो उन्हें जोड़े में आते हैं, जैसे बीज या तो खुरदरे या फिर चिकने होते हैं। अगला पॉइंट, दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली, गुड़ और चने की मीठी रोटियां, इसे मसालेदार कढ़ी डिश के साथ खाया जाता है। कारवां, जो कि एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं, जिसकी पिक्चर आप नीचे देख सकते हैं। आप लोगों ने ट्रैवलर देखी होगी, कुछ वैसी ही दिखती है ये कारवां। अगला पॉइंट देखते हैं। चूहों की दृष्टि कमज़ोर होती है लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। नागपुर में दाल में चीनी मिलाते हैं। दाल में चीनी कहाँ मिलाते हैं? नागपुर में। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरे का उपयोग किया जाता है और इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। यहाँ पर पिक्चर में आप उल्लू को देख सकते हैं। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती रहती है। चलिए आगे पॉइंट में चलते हैं। एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंखों को खो देते हैं और उनके स्थान पर नए पंख उगाते हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं ब्रेल के बारे में। ब्रेल लिपि हमने सुनी ही होगी, ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रेल को एक नुकीले और औजार से उभरे हुए बिंदुओं, डॉट्स की पंक्ति बनाकर मोटे कागज़ पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल हम सभी जानते ही होंगे, जो कि फ्रांस के थे। जब वो 3 साल के थे तब वो अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे और अचानक एक नुकीला औजार उनकी आंखों में आकर चुभ जाता है और उन्हें चोट लग जाती है और उन्हें दिखना बंद हो जाता है। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी और वो पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते थे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके पढ़ना, और पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के बारे में या ब्रेल लिपि के रूप में जाना जाने लगा। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदु? 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है।
यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वो इससे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। कुछ इस तरीके से दिखती है आपकी ब्रेल लिपि, द ब्रेल अल्फ़ाबेट्स। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ तक आपकी सारी बुक्स कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम लोग NCF 2005 EVS के बारे में। NCF 2005 क्या कहता है? तो EVS की मुख्य 6 थीम बनाई गई हैं। यहाँ पर आप 6 थीम देख सकते हैं। पहली थीम है परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स। भोजन, फूड। पानी यानी कि वाटर। आश्रय यानी कि शेल्टर। यात्रा करना यानी कि ट्रैवल, और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये कुल 6 थीम्स दी गई हैं और इन्हीं 6 थीम्स में आपकी पूरी EVS डिपेंड करती है, बेस्ड है। अब इसकी कुछ उप थीमें भी हैं, जैसे कि परिवार और दोस्त। इसकी उप थीमें संबंध के बारे में बताना बच्चों को, काम और खेलों के बारे में, जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में। भोजन में हम चखना, पाचन, पाक कला, खाने बनाने की कला, परिरक्षण की तकनीकें, उन्हें बचाकर खाने को कैसे बचा करके रखा जा सकता है, किसान और भूख, इनके बारे में बताएंगे। ये इसकी EVS की उप थीम भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बताइए परिवार और दोस्त की उप थीम इनमें से कौन सी है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा, इम्पोर्टेंट है। बाकी पानी, आश्रय, यात्रा करना और चीज़ें जो हम बनाते हैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी, पुस्तक की क्या भूमिका है इसमें। NCERT द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है इस बुक के माध्यम से। ये बुक प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, खींचता है या फिर समूहों में चर्चा करता है तब। NCF अनुशंसा करता है। क्या अनुशंसा करता है कि NCF 2005 अनुशंसा यह कहता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए और स्कूल के बाहर का जीवन जो है उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई को कम करेगा। यह किताबी या रटंत सीखने को हतोत्साहित करता है, नकारता है। इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक को रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती है। ये जो आपकी EVS की बुक है। हमें यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NP 1986 में उल्लिखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो उसी बेस पर आपकी NCERT की बुक्स को बनाया गया है। एकीकृत शिक्षा होगी। बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं कर सकता जिस एज में है बच्चा, यानी कि 5th क्लास तक। इसलिए कक्षा 3 और 5 में EVS विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में नहीं है और पर्यावरण अध्ययन जो है हम 1 और 2 में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे जो हैं और अवधारणाएं भाषा और गणित का हिस्सा हैं। EVS की पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोले जाने वाली भाषा का यूज़ हमारी NCERT की EVS की बुक में किया गया है। पाठ्यपुस्तक का ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों, उनके पर्यावरण, समाचार पत्र आदि ये सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों को समर्थन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जो बुक है वो आपकी लर्निंग विदाउट बर्डन की तरफ फोकस करती है, कम बोझ की तरफ फोकस करती है। वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक होना चाहिए। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे और स्कूलों में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए ये ज़रूरी भी है। अगला पॉइंट है कि उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए चिंतन करने के लिए, छोटे समूहों में चर्चा करने के लिए, और इसमें अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाने चाहिए बच्चों को। EVS की बुक चाइल्ड सेंटर्ड है ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर ना किया जाए। अब इसमें स्कूल के अधिकारियों की क्या भूमिका हो सकती है, चलिए आइए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और शिक्षक हैं, बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर बल देना चाहिए और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। रचनात्मक और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागी के रूप में देखते हैं, न कि ज्ञान के एक निश्चित रिसीवर के रूप में। तो ये थी आपकी ईवीएस की कंप्लीट एनसीईआरटी की समरी। यहाँ पर ये आप इंडिया का मैप देख सकते हैं सभी स्टेट्स की पोजीशन के लिए, लोकेशन के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।